हेलो दोस्तों, मेरा नाम पूर्ण और आप देख रहे हैं गोल्डन फिजिक्स। हम पढ़ रहे थे बीएससी फर्स्ट ईयर की यूनिट फर्स्ट। तो चैप्टर 2 कंप्लीट हो गया था। आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 3। तो इसमें जो पहला टॉपिक है वो है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो सबसे पहले न्यूटन ने क्या किया था कि आपेक्षिक गति का सिद्धांत दिया था। हमने चैप्टर फर्स्ट में पढ़ा था कि हम सापेक्ष गति ज्ञात कर सकते हैं, किसी के सापेक्ष, पृथ्वी की सापेक्ष, सूर्य की सापेक्ष। लेकिन जो सबसे पहले दिया गया था वो न्यूटन ने दिया था कि हम आपेक्षिक गति ज्ञात कर सकते हैं, और उसने द्रव्यमान को और स्पेस को स्थिरमान के आपेक्षिक गति का सिद्धांत दिया था, यानी स्थिरमान के आपेक्षिक गति का सिद्धांत दिया था। लेकिन आपेक्षिक गति किस प्रकार माना, उसके बाद कई वैज्ञानिकों ने माना कि जो पूरा स्पेस है उसमें ईथर भरा है और जो पृथ्वी है उस ईथर को साथ साथ चल रही है। तो अब पृथ्वी इसके सापेक्ष स्थिर हो गई, तो इसलिए इसकी आपेक्षिक गति निकाल सकते हैं। तो इसी के क्रम में कई एक्सपेरिमेंट हुए कि पृथ्वी की आपेक्षिक गति किस प्रकार निकाले, प्रकाश का वेग किस प्रकार निकाले। अब ये भी दो प्रकार के मान लिए कि पृथ्वी ईथर को साथ साथ घसीटती है, और कई वैज्ञानिकों ने माना कि पृथ्वी ईथर के साथ नहीं घसीटती है। तो जब नहीं घसीटती है तो प्रकाश का वेग ज्ञात किया जा सकता है, उसके सापेक्ष पृथ्वी की गति ज्ञात की जा सकती है। तो इसी के क्रम में एक्सपेरिमेंट हुए प्रकाश का वेग ज्ञात करने के लिए। तो सबसे पहले एक्सपेरिमेंट हुआ और जो सक्सेसफुली हुआ वो था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो इन्होंने क्या किया कि इनने एक उपकरण बनाया जिसमें दो दर्पण लगे थे। तो उन्होंने क्या किया कि उस प्रकाश को दोनों दर्पण की साइड भेजा, एक ऊपर था एक सामने था, मतलब एक समांतर था एक लंबवत था। तो दोनों साइड प्रकाश को भेजा, और जब प्रकाश को वापस प्राप्त किया तो उस प्रकाश को प्राप्त करने में जो समयांतराल था वो समयांतराल ज्ञात किया, और उस समयांतराल से हमें फ्रिंज ज्ञात की, जिसके वजह से हमें प्राप्त हुआ प्रकाश का वेग, कि कितना प्रकाश का वेग है और किस प्रकार बदलता है। तो चलिए शुरू करते हैं इसको। पहले इसके लिए पहले जो उन्होंने एक्सपेरिमेंट के लिए जो उपकरण बनाया था, सबसे पहले वो बनाते हैं। तो इसमें लिखिए आप, मैं चित्र बनाना चाहता हूं, आप साथ साथ लिख लीजिए। माना कोई स्रोत ऐसे, ये रहा, माना कोई स्रोत ऐसे जो कि लेंस एल के फोकस बिंदु पर रखा है। तो इसके फोकस बिंदु पे ये रख दिया, यहां बनाएंगे। ये स्रोत एस है जो एल के फोकस बिंदु पर रखा है, ये फोकस बिंदु पर रखा है। तो इसको फोकस बिंदु पे इसलिए रखा है कि हमें समानांतर प्रकाश चाहिए। जब इसके फोकस बिंदु पे होगा तो इस लेंस एल से प्राप्त जो प्रकाश होगा वो समांतर होगा, क्योंकि जो समांतर किरण होती हैं वो फोकस पे फोकसित होती हैं, इसलिए ये समांतर होंगे। इसके बाद ये प्रकाश एक 45 डिग्री झुके हुए अर्धरजित दर्पण पर आपतित होता है। लिखते भी रहिए साथ साथ। इसके बाद यह प्रकाश एक अर्धरजित दर्पण पर आपतित होता है। ये इसके बाद इस पे जाएगा, तो ये प्रकाश इस पे गया। इसके बाद लिखिए, इसके द्वारा आधा प्रकाश अपवर्तित और आधा प्रकाश परावर्तित कर दिया जाता है। इसके द्वारा आधा प्रकाश अपवर्तित और आधा प्रकाश परावर्तित कर दिया जाता है। परावर्तित प्रकाश इसके लंबवत दर्पण, ये दर्पण रहा M1, ये दर्पण है M1, दर्पण M1 पर जाके गिरता है। ये दर्पण M1 पर गिर गया, दर्पण M1 पर जाके गिरता है, इसी वेग से गया, इसी वेग से आ गया। ये दर्पण M1 है, ये S1 और S2 है। और इसके बाद आधा अपवर्तित प्रकाश दर्पण M2 पर गिरता है। उसके बाद आधा प्रकाश दर्पण M2 पर गिरता है तथा लौट के पुनः बिंदु A पर पहुंचता है। ये प्रकाश वापस A पे आ जाएगा, और एक लेंस C A और M2 के बीच लगाया जाता है,
प्रकाशीय पथ को बराबर करने के लिए, प्रकाशीय पथ को बराबर करने के लिए इसके बीच में ये लेंस लगाते हैं, प्रकाश पथ बराबर करते हैं। और उसके बाद बिंदु ए पर दोनों प्रकाश मिलते हैं तथा फ्रिंजों का निर्माण होता है जिसे सूक्ष्मदर्शी एम से देखा जाता है। सूक्ष्मदर्शी एम से देखा जाता है। तो ये था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का चित्र। तो उन्होंने क्या किया था कि यहाँ प्रकाश डाला था, एक प्रकाश इधर गया टकरा के वापस आया, एक प्रकाश इधर गया टकरा के फिर वापस आया। तो इस जो बिंदु ए है, इस बिंदु पे प्रकाश मिलता है, तो दोनों में जो समय का अंतर होगा उससे हम फ्रिंज प्राप्त कर सकते हैं। जो समय का अंतर निकालते हैं उसी से पाथ डिफरेंस निकाल के उसका प्रकाश का वेग पता करते हैं। तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट हुआ। अब लिख लिया, इसके आगे थोड़ा सा और लिखिए। जो दूरी AM2 व दूरी AM1 बराबर है, ये भी लिख लीजिए, ये दूरियां बराबर है। दूरी AM1 और दूरी AM2 बराबर है तथा पूरा उपकरण v वेग से गतिशील है, तथा पूरा उपकरण v वेग से गतिशील है। ये जो पूरा उपकरण है इसे v वेग से गति करा रहे हैं और इसी के सापेक्ष वेग है c। तो अब लिखिए, इसके बाद हम करते हैं शुरू कि किस प्रकार क्या हुआ। तो लिखिए, यदि पृथ्वी स्थिर है, अब देखिए यदि पृथ्वी स्थिर है तो यह बिंदु ए है, इस पर प्रकाश सी से यहाँ गया और सी से ये गया, तो डी दूरी तय की और डी दूरी तय की। तो जब जो उपकरण स्थिर है तो उस समय जो ए पे है दोनों प्रकाश सेम समय पर पहुंचेंगे। लेकिन जब पृथ्वी गतिशील है तो ये प्रकाश अलग अलग समय पहुंचेंगे। कैसे? लेकिन यदि पृथ्वी स्थिर है तो प्रकाश बिंदु ए पर समान समय में पहुंचते हैं। यदि पृथ्वी स्थिर है तो प्रकाश समान समय में बिंदु ए पर पहुंचते हैं। तो अब देखें, जब प्रकाश M2 की तरफ जाता है, जब प्रकाश M2 की तरफ जाता है तो उसका वेग c माइनस वी होगा, तो उसका वेग c माइनस वी होगा। तथा जब प्रकाश M2 से A की तरफ आता है तो उसका वेग c प्लस वी होगा। अभी बताता हूं कैसे होगा। c प्लस वी होगा। जब प्रकाश A से M2 की तरफ जाता है तो उपकरण के सापेक्ष वेग c माइनस वी होगा, तथा M2 से A की तरफ आता है तो उपकरण के सापेक्ष वेग c प्लस वी होगा। तथा इस A से M और M से A तक पहुंचने में लगा समय, A से M2 और M2 से A तक पहुंचने में लगा समय t1 है। तो अब देखिए, ये जा रहा है v वेग से और प्रकाश भी इसी साइड जा रहा है c वेग से। तो हमने जब पढ़ते हैं सापेक्षिक गति में, ये बस A है, ये बस B है और ये 40 से जा रही है, ये 20 से जा रही है, तो उनका इसके सापेक्ष इसका वेग क्या होगा? तो ये 20 होगा, 20 किलोमीटर पर आवर। तो इस प्रकार पढ़ते हैं। तो जब इस साइड v जा रहा है, इस साइड c जा रहा है, तो ये c माइनस वी हो गया। और जब प्रकाश तो वापस आ रहा है और ये इस साइड जा रहा है, तो इसका मतलब अब इनके वेग जुड़ जाएंगे, तो इस समय वेग c प्लस वी होगा। तो लेकिन दूरी है वो निश्चित है। तो जो समय t1 आएगा वो आएगा t1 बराबर d बाई, इस साइड गया तो c माइनस वी वेग से d दूरी तय की, तथा जब वापस आया तो c प्लस वी दूरी टाइम लगा। ये जाने का टाइम है और ये आने का टाइम है। d दूरी c प्लस वी वेग से तय की, तो आने का टाइम और ये जाने का टाइम। तो इसका हम ले रहे हैं एलसीएम नीचे, तो नीचे तो जाएगा c माइनस वी और c प्लस वी, ऊपर हो जाएगा
डी सी प्लस बी प्लस डी सी माइनस बी। अब देखिए नीचे तो गया सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऊपर हो गया डी सी डी बी प्लस डी सी माइनस डी बी, ये तो कैंसिल, और ये बचा टू डी सी अपॉन सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब देखिए सी स्क्वायर बी स्क्वायर में सी स्क्वायर को मिल लेते हैं, सी स्क्वायर टू डी सी अपॉन वन माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर। देखो सी से सी कैंसिल, तो ये हो जाएगा टू डी अपॉन सी, टू डी अपॉन सी, और ये हो जाएगा वन माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर का इनवर्स। इसमें लगाते हैं बाइनोमियल थ्योरम, द्विपद प्रमेय, द्विपद प्रमेय लगाएंगे वन प्लस एक्स, वन प्लस एक्स का एन घात हो तो वन प्लस एन एक्स एस होता है, तो यहां होगा वन, ये माइनस और ये माइनस दोनों गुणा होके प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा टू डी अपॉन सी वन वन प्लस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये हुआ। अब देखिए ये तो थी m2 तक जाने की बात। अब हम निकाले कि जब प्रकाश A से M1 की तरफ जाता है तो क्या होता है, तो मैं इसको क्या बना देता हूं, चलो, तो ये दर्पण M1 है, ये दर्पण M1 है। अब देखिए इंपॉर्टेंट है, ये दर्पण M1 है, ये बिंदु A है, प्रकाश जाएगा A से M1 की तरफ, ये दूरी D है, लेकिन जब प्रकाश A से M1 की तरफ पहुंचेगा तो उतने समय में ये V वेग से आगे चला जाएगा, क्योंकि ये पूरा उपकरण इस साइड V वेग से चल रहा है, तो ये M1 यहां पहुंच जाएगा, तो ये M1 डैश लगा लो, ये इस स्थिति से यहां पहुंच जाएगा। अब प्रकाश यहां नहीं, प्रकाश वहां पहुंचेगा, तो ये प्रकाश यहां जाएगा ऐसे, और जो ये दूरी थी ऊपर से ए की तरफ, ये थी दूरी डी, और जो प्रकाश जा रहा था वो जा रहा था सी वेग से, और जो ये है इस साइड ये जा रहा है वी वेग से। तो देखिए ये सी वेग जा रहा है, ये वी वेग से जा रहा है, ये 90 बन रहा है, तो हम क्या लिख सकते हैं, ये क्या होगा, अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर, ये होगा अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर। अब देखिए जब यहां से यहां पर पहुंच गया, अब वैसे वापस ए पे आना है, तो ये यहां मिलेगा, ये वापस यहां नहीं आएगा, ये जो यहां ए दर्पण था, सॉरी जो हाँ ये ए दर्पण था, वो अब यहां से वी वेग टी समय पश्चात और आगे खिसक जाएगा, और ये वी होगा, अब ए डैश पे पहुंच जाएगा, तो ये भी सी वेग से आएगा, और ये अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर हो गया, ये दर्पण M1 है, ये M1 डैश है। तो जब प्रकाश यहां से यहां जाएगा तो ये सीधा नहीं जाएगा, ये इस प्रकार गति करेगा, क्यों, क्योंकि ये वेग वी वेग से आगे की तरफ गतिशील है। तो मैं इसको साफ कर रहा हूं, लिखिए आगे, जब प्रकाश A से M1 की तरफ जाता है तो वह सी वेग से जाता है, लेकिन उपकरण वी वेग से आगे की ओर गतिशील है, इसलिए डी दूरी वह अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वेग से गतिशील करता है, वी वेग से कवर करता है, तो ये दूरी डी है, ये डी दूरी है, तो ये डी दूरी अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस वी स्क्वायर वेग से तय करेगा, और ये जो दूरी है ये सी से करेगा, और ये जो दूरी है ये बी से करेगा। हमें क्या निकालना है, डी दूरी यहां से यहां तक की, तो इसमें लगा समय T2 है, तो आप लिख सकते हैं कि डी दूरी तय करने में लगा समय T2 है, तो AM1 से AM2
M1A तक दूरी तय करने में लगा समय, दूरी तय करने में लगा समय T2 है। तो अब देखिए T2 है तो क्या समय होगा, D दूरी से गया और अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गया, D दूरी तक गया और सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर से गया। लेकिन ये तो थी एक बार की बात, यहां से यहां गया, लेकिन जब यहां से वापस आएगा मतलब ये दूरी, तो इसका मतलब एक बार वापस आएगा, तो ये हो जाएगा D अंडर रूट 1 सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2D अंडर रूट सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसमें कॉमन ले रहे हैं सी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 2D सी स्क्वायर और बचेगा 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। सी स्क्वायर कॉमन नहीं आएगा, सी कॉमन आएगा क्योंकि इसकी घात 1/2 है, तो इसे लिख सकते हैं हम 2D बटा सी 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर की घात -1/2, और इसे लिख सकते हैं 2D अपॉन सी 1 प्लस 1/2 आगे आ जाएगा बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ऊपर की घात को नेगलेक्ट मानते हैं। तो ये समीकरण नंबर 2 और ये समीकरण नंबर 1। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था समय का अंतर। तो समीकरण 1 व 2 से समय अंतर, समीकरण 1 व 2 से समय का अंतर, समीकरण 1 व 2 से समय का अंतर, समय का जो अंतर होगा वो होगा T2 माइनस T1। तो T2 है 2D बाई सी, 2D बाई सी, हम जा सकते हैं T1 माइनस T2, तो 2D बाई सी 1 प्लस बी स्क्वायर सी स्क्वायर 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस ये होगा 2D बाई सी 1 प्लस हाफ बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। अब देखिए हम निकालना चाहते हैं समय का अंतर, तो जो समय का अंतर होगा वो होगा 2D बाई सी 1 प्लस बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर माइनस 1 माइनस हाफ सी स्क्वायर बी स्क्वायर। अब देखिए एक से एक कैंसिल, बी स्क्वायर सी स्क्वायर में हाफ सी स्क्वायर बी स्क्वायर गया तो कितना बचेगा, हाफ सी स्क्वायर बी स्क्वायर, ये हो जाएगा 2D बाई सी हाफ बी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, 2 से 2 कैंसिल, ये हो जाएगा 2D बी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब। ये आ गया समय का अंतर। अब हम निकालना चाहते हैं पथांतर। अब यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा है, यदि प्रकाश का तरंग दैर्घ्य लैम्डा है तो पाथ डिफरेंस पथांतर, पीडी का मतलब होता है पाथ डिफरेंस यानी पथांतर, जो पथांतर होगा वो होगा C इंटू डेल टी, तो ये हो जाएगा C इंटू डी वी स्क्वायर अपॉन सी क्यूब, एक सी कैंसिल, तो 2D वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, ये आ गया पथांतर। अब हम क्या करते हैं कि जो ये उपकरण बनाया था मैंने, इस उपकरण को 90 डिग्री घुमा देते हैं और फिर देखते हैं कि कितनी फ्रिंजें विस्थापित होती हैं। वो जो एग्जैक्ट मान है, वो जो आता है, यदि वही मान एक्सपेरिमेंट से आता है तो इसका मतलब हम प्रकाश का वेग निकालने में सक्षम है। तो देखिए लिखिए यदि उपकरण को 90 डिग्री घुमा दिया जाता है,
यदि उपकरण को 90 डिग्री घुमा दिया जाता है तो दर्पण M1 M2 के स्थान पर और दर्पण M2 M1 के स्थान पर आ जाएगा। जब ये घूमेगा तो ये M1 और M2 बदल जाएंगे आपस में, तो उसमें लगने वाला समय समान ही होगा, क्योंकि उसमें लगने वाला जो समय है वह समान ही होगा, क्योंकि दूरियां अब भी डी है, अब भी एक लंबवत है एक उसके समांतर है। लेकिन अब क्या होगा, अब जो समय होगा वो नेगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि पहले ऊपर के ले रहे थे, ऐसे था, अब इसको हम घुमा देंगे तो अब ये ऐसे हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये डी हो जाएगा, ये M1 था, ये M2 हो जाएगा। तो M2 की जगह M1 आ गया और जो M1 है इसकी जगह M2 आ गया। तो अब ये ऐसे हो जाएगा, तो अब जो समय होगा वो नेगेटिव होगा। तो हम लिख सकते हैं तो लगने वाला समय समान ही होगा लेकिन वह ऋणात्मक होगा। इसलिए अब कुल समय अंतर, इसलिए कुल समय अंतर कैपिटल T लिख लेते हैं, ये होगा 2 डेल्टा T। क्यों? क्योंकि अब लगने वाला समय तो समान ही है, तो दोनों में पहले डेल्टा T था माइनस और अब लगने वाला समय फिर माइनस होगा, तो ये हो जाएगा 2 डेल्टा T। तो लगने वाला समय 2 डेल्टा T इक्वल टू 2, और समय कहां गया, ये 2 नहीं आएगा, ये 2 तो 2 कैंसिल हो गया, इसका मतलब ये भी नहीं आएगा और ये भी नहीं आएगा। तो अब लिखेंगे 2d v स्क्वायर अपॉन c क्यूब। तो ये आ गया हमारा समय, और अब हम निकालना चाहते हैं विस्थापन। तो विस्थापन के लिए हमें क्या करना है, यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, यदि प्रकाश की तरंग दैर्ध्य लैम्डा है, तो अब देखिए लैम्डा है तो पाथ डिफरेंस क्या होगा, वही होगा c इंटू टी, ये हो जाएगा c 2d v स्क्वायर अपॉन c क्यूब। तो इसका मान आ गया एक सी से एक सी कैंसिल, 2d v स्क्वायर अपॉन c स्क्वायर। ये तो था पाथ डिफरेंस। अब हम निकालना चाहते हैं कि कितनी फ्रिंजें विस्थापित होती हैं। तो फ्रिंजों के विस्थापन जो फ्रिंजों के विस्थापन होते हैं वो होते हैं पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा। तो पाथ डिफरेंस इक्वल टू एन लैम्डा। एन क्या है, जितनी फ्रिंजें विस्थापित होती हैं वो है एन। तो एन हो जाएगा इक्वल टू पी डी अपॉन लैम्डा, ये हो जाएगा 2d v स्क्वायर अपॉन c क्यूब अपॉन लैम्डा। ये जो मान है ये है फ्रिंजों का विस्थापन। तो अब हम करेंगे, इनके रखेंगे मान। जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था उसमें इन मानों को निम्न माना है कि जो d है वो तो लगभग 11 मीटर माना है, ये है 11 मीटर। जो v है, जो जिस वेग से उपकरण चल रहे थे, तो वो उपकरण का वेग था 3 गुणा 10 की पावर 4 मीटर पर सेकंड। उसके बाद जो c का वेग है वो था लगभग कंफर्म 3 गुणा 10 की पावर 8 मीटर पर सेकंड। और जो लैम्डा जो प्रकाश की तरंग दैर्ध्य ली थी वो थी 6000 एंगस्ट्रोम। अब जब इनके मान हम इसमें रखेंगे तो n आएगा, n का मान आएगा 2 गुणा 11 गुणा v का मान 3 गुणा 10 की पावर 4 का स्क्वायर बटा c क्यूब 3 गुणा 10 की पावर 8 की c क्यूब और 6000 एंगस्ट्रॉम का मदद के हाथ -10। जब हम इसको सोल्व करेंगे तो इसका मान आता है 0.37 फ्रिंजे। तो इतनी फ्रिंजे विस्थापित
होनी चाहिए। जब हम पूरे एक्सपेरिमेंट को 90 डिग्री घुमा देते हैं तो इतनी फ्रिंज विस्थापित होनी चाहिए, लेकिन वास्तव में इतनी फ्रिंज विस्थापित नहीं होती। जो फ्रिंज विस्थापित होती है वो इस जो 0.37 है इसका भी 40वां भाग विस्थापित होती है, जो बहुत कम है। तो लेकिन जो माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट था उसमें जो त्रुटि थी वो 0.01 के बराबर थी, मतलब इतनी ही त्रुटि आ सकती थी, यानी बहुत ज्यादा एग्जैक्ट था। तो इसलिए ये ना के बराबर आया था, जो कि माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट के हिसाब से नहीं आना चाहिए था। तो जो ये मान है, जो ये परिणाम आया है, ये कहलाता है माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का ऋणात्मक परिणाम। अब क्या था, इसका मतलब यह था कि जो प्रकाश का वेग है वो सभी दिशाओं में समान है, यानी c प्लस वी सी माइनस वी, और ऊपर जो हमने माना था अंडर सी स्क्वायर वी स्क्वायर वो नहीं होगा, वो c से ही जाएंगे और c से आएंगे। इसके बाद ये एक्सपेरिमेंट अलग अलग टाइम पे किया गया, अलग अलग ऋतुओं में किया गया, अलग अलग जगह पर किया गया, लेकिन सब जगह मान समान थे, कोई फ्रिंज विस्थापित नहीं हो रही थी। तो जो अब एक्सपेरिमेंट की जो रिजल्ट था वो यही था लगभग कि सभी दिशाओं में प्रकाश का वेग समान होता है। आगे हम जो आइंस्टीन की थ्योरी पढ़ेंगे उसमें भी ये पढ़ेंगे। तो ये था माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। तो 0.37 फ्रिंज प्राप्त हुई, इसके नीचे लिख सकते हैं, लेकिन वास्तव में प्रायोगिक तौर पर इसका भी 40वां भाग प्राप्त होता है, जो कि नगण्य है, या फिर हम कह सकते हैं जो कि क्या बोलते हैं, उपकरण की त्रुटि हो सकती है, इतनी तो उपकरण की त्रुटि हो सकती है। तो ये 40वां भाग था जो कि ना के बराबर आया। इन परिणामों को माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का, इन परिणामों को माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट की ऋणात्मक परिणाम कहलाते हैं। कोई फ्रिंज विस्थापित नहीं है, लेकिन माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट का ऋणात्मक परिणाम कहलाता है। तो ये था टॉपिक आज का, माइकलसन मोरले एक्सपेरिमेंट। मिलते हैं कल नए टॉपिक के साथ, और ये वीडियो जितने भी BSc फर्स्ट ईयर वाले हैं उनके साथ आप शेयर कीजिए। धन्यवाद।